गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदु लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मैं पुनः अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज हम फाइट करेंगे। जिन्होंने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने सुझाव या कोई भी डाउट्स होगा वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर भेजा करें। इसके साथ ही लच क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं सारे अपने वीडियो से रिलेटेड सारे पीडीएफ उसी टेलीग्राम चैनल पे भेजता हूं। ठीक, जैसे मैं हमेशा एक विचार लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं करंट बम की क्लास में, आज भी मैं एक विचार लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पहले उस विचार पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का विचार क्या है? आज का विचार बहुत ही उत्तम विचार है। क्या कह रहा है? इस संसार में कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता है। ठीक, आज का सुविचार ये कहता है कि इस संसार में कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता है। ज्ञान अपने प्रयासों से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक, और यही प्रयास आपको ज्ञानी बनाता है, ये आज का सुविचार क्या कह रहा है कि कोई भी हो, देखिए आज मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मैं जन्म से बुद्धिमान नहीं था। वही ये भी सुविचार कह रहा है कि कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता है। ज्ञान जो मुझे मिला और आपको मिलेगा, आपको मिल रहा है, आपको अपने प्रयासों से ही प्राप्त होगा, और यही प्रयास आपको और सभी को क्या बनाता है? ज्ञानी बनाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास ज्ञान शून्य है, आप जन्म से, ज्ञान सभी का शून्य होता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो एक अच्छा आप ज्ञानी बन सकते हैं अपने प्रयासों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। तो ये रहा आज का सुविचार। बढ़ते हैं आज के पहले बेहतरीन प्रश्न की ओर। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 100% आना है। किसी ने हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने अभी हाल ही में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का कार्य निम्नलिखित में से किस देश को पीछे करके किया है? ठीक, ये 4 ऑप्शन है, अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान। चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि भारत ने अभी इसमें से किस देश को पीछे छोड़ करके जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है। ठीक, थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे। जो भारत की वर्तमान समय में जिस डाटा से ये आगे हुआ है, भारत की वर्तमान समय में जो अर्थव्यवस्था है वो 4187 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो गई है। ठीक, ये डाटा है, फाइनल डाटा है जिससे भारत ने पीछे किया है इस चारों में से किसी एक देश को। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ट्रिलियन डॉलर, 4187 ट्रिलियन डॉलर की जो मैं इकोनॉमी आपको बता रहा हूं, या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका तात्पर्य क्या होता है? बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? सिंपल सी एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी इकोनॉमी, बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब बड़ी दुकान। सीधा सिंपल सा फंडा है। बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब बड़ी दुकान। बड़ी दुकान मतलब कि जिस दुकान में आपका सबसे ज्यादा क्या हो? आयात हो, और सबसे ज्यादा क्या हो? निर्यात हो। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितना आपका ज्यादा आयात हो रहा है, जितना आपका ज्यादा निर्यात हो रहा है, उतनी ही बड़ी दुकान है आपकी और उतनी ही बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, भारत ने अभी पीछे किया है किसको? जापान को। भारत ने अभी किसको पीछे किया है? जापान को। लेकिन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, लेकिन एक बड़ा गैप है जापान और भारत के बीच में। वो गैप क्या है कि जैसे जापान की जो पर कैपिटा इनकम है, जिसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, जापान की प्रति व्यक्ति आय को यदि देखा जाए लगभग 34,000 डॉलर है। ठीक, वही भारत की अगर प्रति व्यक्ति आय देखा जाए, पर कैपिटा इनकम देखा जाए, तो लगभग 3,000 डॉलर है। देखिए ये बड़ा गैप है। इसको मैं जानबूझ के उठाया हूं। मैं आंसर बताता, मैं निकल जाता सीधे, लेकिन इस मुद्दे को जरूर मैं उठाया हूं। और इस मुद्दे से मैं क्या स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, जापान को हमने पीछे किया, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है अभी भी 3,000 डॉलर है। और जापान देखिए उससे कितना आगे है। मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो रही है, बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी दुकान बहुत अच्छे से बढ़ रही है, लेकिन उस दुकान में काम करने वाले लोगों की आय अभी नहीं बढ़ रही है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा, सरकार को भी इस चीज पे ध्यान देना होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान को पीछे छोड़ करके हम
जो है चौथी इकोनॉमी बने हैं। पहले पे अभी भी अमेरिका बना हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक। दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे अभी जर्मनी है, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि हम जर्मनी को बहुत जल्द ही पीछे छोड़ देंगे, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, ठीक। मणिपुर में राज्यपाल में परिवर्तन हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संजय रस्तोगी, विनीता कुमार, अजय कुमार भल्ला, अंकित कुमार। इन चारों में से किसे नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आप लोगों को पता होगा मणिपुर पिछले कुछ दिनों से जो है जाति हिंसा में झुलस रहा है, ठीक। और यहां पर काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला है अभी कुछ दिनों में, और यहां पर नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा हम राज्यपाल के बारे में बताना चाहेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, नियुक्ति 5 वर्ष के लिए भी होती है, लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा भी ये काम कर सकते हैं जब तक नया राज्यपाल नियुक्त ना हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके लिए मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को अभी हाल ही में मणिपुर राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में मौसम एवं मानसून का सटीक आकलन करने के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली निम्न में से किसने विकसित की है, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मौसम एवं मानसून का सटीक आकलन करने के लिए एक सिस्टम हमने डेवलप किया है, और ये सिस्टम इन चारों में से किस संस्थान ने डेवलप किया है। पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है IITM पुणे, तीसरा है आपका IIT चेन्नई, और चौथा ऑप्शन है IIT रुड़की, ठीक। मौसम एवं मानसून का सटीक आकलन। ऑडियंस इस चीज पे ध्यान देंगे, हमारी जो इकोनॉमी जो अभी हमने बताया कि चौथी पोजीशन पे पहुंच चुकी है, इस इकोनॉमी में मानसून का बड़ा रोल है। यदि अगर हमारा मानसून जिस वर्ष अच्छा जाता है उस वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी अच्छे से होती है, ठीक। तो ये एक सिस्टम है जिसको इन चारों में से डेवलप किया है किसने, IITM पुणे ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। और ये कहां पर है, मौसम विज्ञान संस्थान ये कहां पर है, पुणे में है, ठीक। और ये भारत के मौसम संबंधी डाटा को प्रदर्शित करता है, भारत के मौसम संबंधी मानसून संबंधी डाटा को ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है। और इन्होंने, इस संस्थान ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली एक बढ़िया एक सिस्टम डेवलप किया है। इसको एक सुपर कंप्यूटर इसे आर्का कहते हैं, उस बेस पे ये काम करेगा और हमारे मौसम और मानसून का एक सटीक आकलन हमें प्रस्तुत करेगा। और इस संस्थान के बारे में हम बताना चाहेंगे। इस संस्थान के जो निदेशक हैं आर कृष्णन हैं, इस संस्थान के निदेशक आर कृष्णन हैं, और इस संस्थान की स्थापना 1962 में की गई थी, और ये मौसम संबंधी डाटा को प्रदर्शित करता है, ठीक। ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा लाइक करिए, और ज्यादा ज्यादा अपने कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था, ठीक। भारत के पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक। इसके बारे में सबसे पहले हम बताएंगे आपको। बीच गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में कहां पर किया गया था। पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा है गोवा, चौथा है दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, ठीक। इन 4 ऑप्शन में बीच गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था। बीच गेम्स का मतलब क्या है, 1 लाइन डेफिनेशन, रेत पर खेले जाने वाले खेल, रेत पर खेले जाने वाले खेल, ठीक। ऐसा नहीं है कि आपको समुद्र के किनारे ही जाना पड़ेगा, लेकिन उस रिलेटेड है आपका जो है समुद्र तट से, आप ये समझ सकते हैं इसका संदर्भ है, लेकिन आप ये जानते रहे रेत पर खेले जाने वाले खेल को हम लोग बीच गेम्स कहते हैं। और इसमें जो सबसे लोकप्रिय खेल है बीच वॉलीबॉल। आप लोगों ने कई बार देखा होगा
कि दो लोग वॉलीबॉल खेलते हैं रेत पर, बीच वॉलीबॉल, बीच क्रिकेट भी है, बीच क्रिकेट भी लोग खेलते हैं, बीच क्रिकेट भी खेलते हैं लोग, ठीक है, बीच पर क्रिकेट खेलना, बीच क्रिकेट, और बीच बास्केटबॉल भी खेला जाता है, बीच बास्केटबॉल भी खेला जाता है, बीच गोल्फ भी खेला जाता है। तो इन सब खेलों को सामूहिक रूप से हम लोग बीच गेम्स कहते हैं, बीच गेम्स कहते हैं, ठीक। और ये भारत के पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है दादर नागर हवेली दमन एवं दीव में अभी आपका पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया था। और इस गेम में देखिए, है तो ये समुद्र तटीय खेल, लेकिन इस गेम में मणिपुर जो एक पर्वतीय राज्य है उसने सबसे अधिक पदक जीते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। लास्ट क्लास में बच्चों थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, तो मैंने ऑप्शन फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया था, जो मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित क्वेश्चन था। अगर ऐसी कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, मैं उसको फिर से आपको जो है फॉरवर्ड कर दिया करूंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में एक परिवार एक उद्यमी योजना किस प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है? ठीक, योजना का नाम क्या है? एक परिवार और एक उद्यमी, उद्यमी मतलब बिजनेसमैन, आपका उद्यमी मतलब बिजनेसमैन, ठीक। ये योजना किस प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है? इसमें पहला है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है आपका गुजरात, चौथा है कर्नाटक। इन चारों में से आपको यह बताना है कि एक परिवार एक उद्यमी योजना किसकी है। खटाखट आप चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर को भेजा करिए, जो भी आपको आंसर जो भी आपको लगे जल्दी से 2-3 सेकंड में आप खटाखट से रिप्लाई दिया करिए, और इसको देने से आपका ये क्वेश्चन कंफर्म होगा। किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप आंसर मारते हो तो आपका अगर सही भी होगा तब तो अच्छी बात है, गलत भी होगा तब भी आप तुरंत उसको आपको कैच कर लेंगे, इसलिए आप इसको आंसर जरूर भेजा करिए। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस समय जो है चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, और ये सरकार तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये सरकार 2047 तक एक टारगेट सेट की है कि हमें स्वर्ण आंध्र बनाना है। क्या बनाना है? आंध्र प्रदेश को सोने के समान बनाना है, और इसके लिए इन्होंने जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की है, एक परिवार एक उद्यमी, मतलब ये प्रत्येक परिवार में एक उद्योग लगाएंगे या एक परिवार एक उद्योग पे आधारित रहेगा, और उस परिवार में एक व्यक्ति कम से कम ये बिजनेस करेगा, ठीक। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो को ज्यादा आप लोग शेयर करिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का पहला एफएम रेडियो स्टेशन निम्न में से कौन है? 98.3 एफएम, रेडियो तरंग, पंचशूल, पल्स, और आपका है आवाज। एफएम रेडियो स्टेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो स्टेशन, ठीक। उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों वाला प्रसारण, एक लाइन डेफिनेशन कि जिसमें आपको ज्यादा स्पष्ट आवाज सुनाई दे, ज्यादा आपको क्लियरिटी रहे, ऐसे स्टेशनों को एफएम रेडियो स्टेशन कहते हैं। और इसमें पूछा है कि भारतीय सेना का पहला एफएम रेडियो स्टेशन कौन सा है, तो हम इसको बताना चाहेंगे कि इसका राइट आंसर है पंचशूल पल्स। पंचशूल पल्स भारतीय सेना का पहला एफएम रेडियो स्टेशन है, जो किस आवृत्ति पे आपको मिलेगा? 88.4 पे आपको मिलेगा। अगर इस पे आप अपने रेडियो को चलाएंगे तो आपको इस प्रसारण को सुनने को मिलेगा। और ये भारतीय सेना ने इस जो प्रसारण को शुरू किया है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। कहां से शुरू किया है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, अभी ट्रायल पे है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। और इस रेडियो स्टेशन को भारतीय सेना का पहला एफएम रेडियो स्टेशन का दर्जा मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा पंचशूल पल्स, ठीक। बच्चों मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, लेकिन 10 क्वेश्चन का कोई जोड़ नहीं रहेगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन खुद देखते होंगे, हाँ क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, ठीक। इन 10 ही क्वेश्चन में और इन 10 क्वेश्चन के साथ जो मैं छोटी थोड़ी व्याख्या करता हूं, अगर आप उस पर भी काम कर लेंगे तो आपको करंट में कोई भी नहीं रोक सकता, ये हमारा दावा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला
संविधान संग्रहालय कहां पर खोला जा रहा है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां पर खोला जा रहा है? देखिए बच्चों, नाम से तो स्पष्ट हो गया होगा कि यह संग्रहालय किससे रिलेटेड होगा। संविधान से जुड़ी हुई हर चीज इस संग्रहालय में रखी जाएगी। संविधान संग्रहालय का मतलब यह है कि संविधान के निर्माण से लेकर के आज तक की सारी चीजों को एक बढ़िया तरीके से सहेज के रखा जाएगा, और ऐसे संग्रहालय को कहा जाता है संविधान संग्रहालय। ठीक, और इनमें मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सोनीपत, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है गुड़गांव। तो इसका राइट आंसर होगा सोनीपत। ठीक, सोनीपत वर्तमान समय में कहां पर है, किस राज्य में? हरियाणा में। और यहां पर भारत का पहला संविधान संग्रहालय खोला जा रहा है। संविधान से जुड़ी हुई हर चीजों का संग्रहालय आपका सोनीपत में देखने को मिलेगा। आज का क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 100% आने के चांसेस हैं इसके एग्जाम में। ठीक, आप ध्यान रखिएगा एक चीज को, मेरी एक एडवाइस रहेगी कि महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन करंट में हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करिएगा। ये भी क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूं ये भी महिला से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली, अब देखिए यहां से कंडीशन अप्लाई हो गई, भारतीय अर्धसैनिक बल की कर्मचारी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट पे बहुत लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें खासियत क्या है? इस क्वेश्चन में खासियत क्या है? ये पूछ रहा है कि किसी भी भारतीय अर्धसैनिक बल की कर्मचारी, मतलब आपका अर्धसैनिक बल कोई है जिसकी कर्मचारी ने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इनका नाम है गीता, पहले का नाम है गीता समोता, दूसरे का नाम है अनीता महाजन, तीसरे का नाम है अनीता कुंडू, और चौथे का नाम है दिव्या सरकार। इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। खड़ाखड़ आप आंसर भेजते रहा करिए चैट बॉक्स के माध्यम से। क्लास में लगातार आप बने रहिए, किसी भी क्वेश्चन को आप मिस ना किया करिए, एक से एक बढ़ के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गीता समोता। इसका राइट आंसर है गीता समोता। और ये है किस बल की? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको आप कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में SI के पद पे है, सब इंस्पेक्टर के पद पर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में ये SI के पद पे हैं। ठीक, आप दरोगा के पद पे आप कह सकते हैं, सब इंस्पेक्टर पद पे हैं। और इन्होंने जो अचीवमेंट की है वो आपका जो है आपका, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने अभी जो है 19 मई को चढ़ाई करके इन्होंने अपनी चढ़ाई को कंप्लीट किया है। 19 मई को इन्होंने अपनी चढ़ाई को कंप्लीट किया है। ठीक, ये इसके पहले विश्व की कई चोटियों पर भी ये फतह हासिल कर चुकी हैं, और बेसिकली ये रहने वाली है राजस्थान की, राजस्थान के सीकर की ये रहने वाली हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी हिंदी है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ने अभी हाल ही में किस स्थान पर एक बड़े तेल क्षेत्र की खोज की है? ठीक, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के अभी किस स्थान पर ONGC ने ठीक एक बहुत बड़े तेल के क्षेत्र की खोज की है। और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है डिगबोई, दूसरा है अंचलेश्वर, तीसरा है आपका बॉम्बे हाई, और चौथा है आपका पोखरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले मैं ONGC के बारे में आपको बता दूंगा। भारत की ये प्रमुख महारत्न कंपनियों में से एक है, महारत्न कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, और ये तेल और गैस की आप कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसने एक बड़े तेल क्षेत्र की खोज की है। इसका राइट आंसर है बॉम्बे हाई। बंबई से लगभग 160 किलोमीटर आप कह सकते हैं दूर स्थित भारत का एक प्रमुख तेल क्षेत्र है, जहां पर एक नए तेल क्षेत्र की खोज ONGC के द्वारा की गई है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 9। और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 900 HP हॉर्स पावर
इलेक्ट्रिक इंजन कारखाने का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया है? ठीक, तो ये सबसे पहले चीज, ये चार ऑप्शन है, रत्नगिरी, वाराणसी, कानपुर और दाहोद। इन चारों में से आपको यह बताना है कि भारत के पहले 900 हार्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन, ठीक, मतलब उसकी क्षमता क्या है, 900 हार्स पावर, 900 अश्व शक्ति वाले इलेक्ट्रिक इंजन का हमने उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और ये हमारे भारत में एक पहला ऐसा संस्थान है जो इतनी उच्च क्षमता का इलेक्ट्रिक इंजन उत्पादित करेगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है दाहोद। ये प्लेस कहां पर है? गुजरात में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पहले 900 एचपी इलेक्ट्रिक इंजन कारखाने का उद्घाटन किया है। ठीक बच्चों, ये रहे आज के 10 क्वेश्चन, करंट बम के 10 क्वेश्चन। कैसे लगते हैं आपको ये बताना जरूर, ये आप जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताया करिए। ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।